एक गांव सूरजपुर में माधव और गोपाल नाम के दो भाई रहते थे। माधव एक व्यापारी था और बहुत ही धनवान था। वहीं गोपाल बहुत गरीब था और एक चरवाहा था। गोपाल जहां एक झोपड़ी में रहता था, वहीं माधव अपनी शानदार हवेली में अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। एक दिन गोपाल शाम के समय अपने जानवरों को चराकर घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसका बड़ा भाई माधव मिल गया। अरे गोपाल बाबू, देख के तो लग रहा है कि सुबह से भूखे हो। हैं? कौन कहेगा तुमको देखकर कि तुम मेरे सगे भाई हो? यानी हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। मुझको देखो, मैं ठहरा एक बड़ा व्यापारी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, और तुम हो कि तुम्हारे पास एक भी धन नहीं। अपना जीवन तो तुम दूसरों का जानवर चराकर व्यतीत कर रहे हो। भूख से हालत खराब है। कहां से कहेगा कोई कि तुम मेरे भाई हो? अच्छी बात है ना भैया कि भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है भैया। मैं तो हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया ही अदा करता हूं। हाँ हाँ, वो तो तुम कहोगे ही। देखो, जब पिताजी का देहांत हुआ था ना, तब मेरे पास भी कुछ नहीं था। हम दोनों ने एक साथ ही शुरुआत की थी, और देखो आज मैं कहां पहुंच गया और तुम कहां हो। ए अपनी जुबान को लगाम दे गोपाल। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मुझसे अंदर ही अंदर बहुत जलते हो। हाँ नहीं तो अरे, मैं कुछ भी करूं, धन तो कमाता हूं ना। तेरे जैसे भूखा नहीं पड़ रहता, बेवकूफ कहीं का। भैया, मैंने तो सिर्फ सच कहा है, और अक्सर सच बहुत कड़वा ही होता है। चलो उड़, चल चल चल। अरे उधर कहाँ जा रही है? उधर बड़ी कोठी में नहीं जाना, इधर सीधे चल आ। इतना कहकर गोपाल अपने जानवरों को लेकर वहां से चला गया। इधर माधव गुस्से से अपनी हवेली चला गया। माधव गुस्से में बैठा हुआ भैया, था कि तभी शायद वहां आप भूल उसका गए 15 वर्षीय कि बेटा पिताजी अरुण ने आ जाने गया। से पहले पिताजी, आपसे आप क्या तो कहा कह था रहे थे कि कि संपत्ति का आप बराबर राज्य से से बंटवारा मेरे करना, लिए बहुत जो अच्छे कि वस्त्र आपने खरीद ठीक कर से किया लाएंगे, नहीं। लेकिन आप तो खाली सारी हाथ आ गए संपत्ति पिताजी। अपने कब्जे में ले ली माधव ने एक और मुझे जोरदार एक थप्पड़ झोपड़ी अपने में बेटे रहने के पर गाल पर जड़ दिया। मजबूर कर दिया। चल दफा फिर भी हो जाए भैया, यहाँ से। जब मैंने देखो आपसे कभी तब शिकायत तुझे तो नए नहीं की वस्त्र ना। पहनने हैं, और जहां तक नहीं आपके तो व्यापार कहीं की बात गए है नहीं। मैं तो कि कुछ अच्छी तरह इनके से लिए जानता सामान हूं लाओ कि तब अब किस जाकर तरह का यह व्यापार हमारे करते पास हैं। आएंगे। नहीं तो ये भैया, नहीं लाए उन। आप अरे गरीब निकल तू लोगों यहाँ को से, मदद जा करने अंदर के चल। बहाने अरुण धन रोने देते लगा। हैं, और फिर बाद तभी में वहां माधव की बहुत पत्नी भारी भरकम लता आ ब्याज गई। लगाकर उन्हें परेशान करते हैं और उनसे बहुत भारी कीमत वसूलते हैं। ये क्या कर रहे क्या हैं यह आप? मैं नहीं सुबह आपने जानता ये हूं कहा क्या? था कि बात आप करते राज्य हैं, से लौटते बहुत हुए धनवान बन वस्त्र गए भंडार से बैठे बैठे। उसके लिए अच्छे वस्त्र लेकर आएंगे। माधव उठकर हवेली के बाहर बगीचे में टहलने लगा। लता उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। क्या हुआ? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे। आपके चेहरे पर यह क्रोध क्यों झलक रहा है? माधव ने सारी घटना अपनी पत्नी लता को बताई। क्या बताऊं लता, मेरा छोटा भाई गोपाल अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। आज उसने मेरे मुंह पर मुझे बेईमान कहा, चोर कहा, और कहा कि मैंने ठीक से बंटवारा नहीं किया और सारी संपत्ति हड़प ली है। और तो और लता, उसने कहा कि मैं गांव में जो व्यापार करता हूँ वो व्यापार भी बहुत बुरा है। मैं गरीबों को परेशान करता हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी बात सुनकर। देखा जाए तो आपके छोटे भाई गोपाल ने कुछ गलत नहीं कहा। आप स्वयं सोचिए और अपने मन से पूछिए, क्या वास्तव में आपने संपत्ति का बंटवारा ठीक से किया है? ए लता, तुम भी मेरे छोटे भाई की भाषा बोलने लगी क्या? अपनी जुबान को लगाम दो और दिमाग को ठीक करो। अरे मैं उसे सब कुछ कैसे दे देता? तुमको पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने ही पिताजी के काम में हाथ बटाया था। सब कुछ मैंने ही किया, उनकी सेवा की, उनका काम किया। तो सब कुछ किसका होगा? मेरा होगा ना। जो सत्य है मैं वही कहूंगी। ये सच है
कि आपने बचपन से पिताजी के काम में हाथ बटाया है, परंतु यह बात आपको अपने पिताजी के सामने रखनी चाहिए थी जब वो जीवित थे, जब वह बीमार थे और उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद तुम बराबर से संपत्ति बांट लेना। तब तुमने उन्हें आश्वासन दिया था जो कि तुमने निभाया नहीं। रहा सवाल तुम्हारे काम का, तो केवल गोपाल ही नहीं, गांव का हर आदमी यही कहता है कि तुम अच्छा कारोबार नहीं करते, गरीबों को तंग करते हो। इतना कहकर माधव गुस्से से तिलमिला उठा और अपने कक्ष में चला गया। इधर दूसरी ओर गोपाल अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी सरला को बताई। आपको जेठ जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बुरा लगा होगा। अरे सरला, मैं सही बताऊं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, पर पता नहीं कैसे उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। मैं बड़े भैया को कभी कुछ कहूंगा क्या? जो कुछ भी हो, अगर कल आपकी जेठ जी से दोबारा मुलाकात हो तो आप अपने किए की क्षमा मांग लीजिएगा। गोपाल मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन गोपाल गांव के जानवरों को चराने के लिए जंगल जा रहा था कि तभी रास्ते में अचानक फिर से उसकी मुलाकात अपने भाई माधव से हो गई। भैया, नमस्ते भैया। भैया, बात यह है कि कल सुबह मेरे मुंह से ना आपके लिए कुछ अनुचित निकल गया। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी बात का आपको बुरा लगा होगा। अब सच्ची बातें कभी कभी बुरी लग जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भैया मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैं नहीं कहना चाहता था ये सब। वाह 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 वाह, तू क्षमा भी मांग रहा है और यह भी कह रहा है कि बात सच्ची थी और सच्ची बात का बुरा लग ही जाता है। जो भी हो, तुम्हारे क्षमा मांगने या ना मांगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? एक लड़का समुद्र तट पर अचानक एक विशाल अंडा देखता है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए पास जाता है, उसे महसूस होता है कि अंडे के अंदर कुछ टूटकर बाहर आने वाला है। वो घबराकर अपनी पड़ोस की गर्लफ्रेंड को बुलाता है। लड़की बस एक नजर डालती है और उसे वो अंडा बेहद पसंद आ जाता है। दोनों मिलकर उस अंडे की देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद अंडे का बाहरी रूप बदल जाता है और उसमें से एक छोटा सा समुद्री कछुआ निकल आता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2.5 मिनट में ही वो कछुआ कई गुना बड़ा हो गया। इसके बावजूद दोनों को उससे कोई डर नहीं लगता, बल्कि वे कछुए के साथ ही रहने लगते हैं। उन्होंने कछुए के कवच पर अपने प्यार का इजहार भी उकेर दिया। तोहफे के तौर पर लड़की लड़के को मोती की एक माला देती है। यह प्यार भरा दृश्य कछुए को पसंद नहीं आता। एक रात जब लड़का गहरी नींद में होता है तो कछुआ चुपके से लड़की को समुद्र के भीतर ले जाता है। सुबह जब लड़का जागता है और समुद्र तट पर दौड़ता है तो वो लड़की को पुकारता रहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बस उसे समुद्र में ओझल होते हुए देखता रह जाता है। समय बीतता है, 15 साल गुजर जाते हैं। अब लड़का जो बड़ा होकर जवान बन चुका है, हर बार समुद्र किनारे आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसके दिल में अब भी बचपन की दोस्त की याद बसी रहती है। उसे लगता है कि वो कहीं न कहीं पास ही है, लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौट आता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने समुद्र में जाता है। अचानक उनकी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। जैसे ही वे जाल डालते हैं और तुरंत खींचते हैं तो पाते हैं कि खास तौर पर बना जाल फट चुका है। अपने वर्षों के अनुभव से ब्लैक ब्रदर को यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो वे रातों रात अमीर बन सकते हैं। अगले दिन वे पूरा सामान लेकर फिर निकलते हैं, लेकिन उसी जगह पहुंचते ही नाव फिर से जोर से हिलने लगती है। जाल खींचने वाला मोटा लोहे का पिंजरा भी अपनी सीमा तक तन जाता है। मशीन से धुआं निकलने लगता है। अचानक वो ताकत लगाता है और नाव को पलटने ही वाला होता है। सब समझ जाते हैं कि ये वही समुद्री राक्षस है। हालांकि इस बार जाल नहीं टूटा, लेकिन 2 मीटर मोटा लोहे का पिंजरा पीछे की ओर खींचने लगा। लाखों टन की नाव लगभग पलट ही जाती है। फिर भी ब्लैक हार नहीं मानता। वो मशीन को ठंडा करने का आदेश देता है और पूरी ताकत से उस रहस्यमयी जीव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ताकत को कम आंक चुका था। आखिरकार लोहे का पिंजरा टूट जाता है और समुद्र में खिंच जाता है। जान बचाने के लिए ब्लैक मजबूरी में लोहे की कैंची से रस्सी काट देता है। घर लौटने पर सबको कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी बूढ़ा नाविक एक पुराने किस्से और शहरी अफवाह को याद करता है। कहा जाता है कि समुद्र में एक समुद्री देवी सायरन रहती है जो समुद्री जीवों की रक्षा करती है और कभी कभी इंसानी लड़की का रूप लेकर किनारे आती है। वो सुंदर भी होती है और दयालु भी। यह सुनकर पहाड़ को लड़की की याद आ जाती है, लेकिन वे इसे महज कहानी मानकर छोड़ देते हैं। पर ब्लैक का लालच और बढ़ जाता है। वो भारी रकम खर्च कर एक खास हथियार बनवाता है जो कि
किसी भी विशाल जीव को पकड़ सके। जैसे ही वे दोबारा समुद्र में उतरते हैं, नाव के नीचे हलचल शुरू हो जाती है। ब्लैक तुरंत डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरता है। धुंधले पानी में उसे सिर्फ एक काला साया दिखता है। वो बिना सोचे सीधा भाला चला देता है। ऊपर आकर वो कहता है कि वो छोटा जीव था जिसे वे ढूंढ रहे थे, वो नहीं। उसे पता नहीं होता कि जिसे उसने मारा वही उसकी जिंदगी की खोज जैनी थी। तभी रडार पर एक विशाल जीव उनकी ओर आता दिखता है। पानी में भयानक हलचल मच जाती है। वो आसानी से उनका जाल तोड़ देता है। ब्लैक समझ जाता है कि असली जीव आ चुका है। वो रॉकेट हार्पून दाग देता है। समुद्र से औरत की चीख जैसी दर्दनाक आवाज आती है। रात में अचानक दोनों की नाव पर हाथ चढ़ते हैं। जैसे ही जैक मुड़ता है, उसे सामने जेनी दिखाई देती है। वो दर्द में होती है और विनती करती है कि समुद्र के जीव को छोड़ दिया जाए, लेकिन जैक मना कर देता है। उसके लिए यह नाम कमाने का एकमात्र मौका होता है। तभी प्रोफेसर विमान से पहुंचता है और सच्चाई देख लेता है। वो जीव कोई और नहीं, एक विशाल समुद्री कछुआ होता है। कछुआ विमान पर हमला करता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। अचानक जेनी की आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। कछुआ इशारा समझकर नाव को पलट देता है। अगली सुबह जैक बच निकलता है, लेकिन ब्लैक रस्सियों में फंस जाता है। रस्सी काटी नहीं जाती और कछुआ उसे समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाता है। आखिरकार वो अंधेरे समुद्र में गायब हो जाता है। जैक को लहरें समुद्र तट पर फेंक देती हैं। होश में आने से पहले जेनी फिर से उसके सामने आती है। शुरुआत की तरह ही वो झुककर आखिरी विदाई देती है और चुपचाप समुद्र में लौट जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस